नया दिन नया अखबार द हिंदू मई 9। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले आर्टिकल में ये सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेटअप टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स सेटअप की है। 12 मेंबर की कमी ये टास्क फोर्स है। और इसमें सभी के सभी ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, उनके बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। कुछ कोई वाइस चांसलर रह चुका है, कोई किसी हॉस्पिटल से, कोई किसी यूनिवर्सिटी से है, कोई एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी है। तो पॉइंट ये है कि ये किस लिए बनाई गई है टास्क फोर्स। इफ़ेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ऑन अ साइंटिफिक रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे एक अगला आर्टिकल है, एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ गेट्स इमरजेंसी नोड। कल ही एक 2 मिनट देख लो। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसका नाम 2DG है शॉर्ट में, ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा। और कोलैबोरेशन इसका मतलब ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज है, ये डीआरडीओ के अंडर है। और कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ के द्वारा किस साथ, सॉरी। तो डीआरडीओ ने और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने परमिशन दे दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? अभी हैं वो, आप देख सकते हैं, वेन्यू गोपाल गिरधारी लाल स्वामी। तो इसमें यही चीज़ है। और इसे एक्चुअली दिया जा सकता है इमरजेंसी यूज़ के लिए अगर मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ये एक्चुअली है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये पहला ड्रग है जो कोविड-19 होने के बाद दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो टॉक्स हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है। और कई चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे कि एक यूरोपियन यूनियन ने जो 2013 में एक बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होनी थी, जिसके टॉक्स 2007 से ही चल रहे थे, वो हॉल्ट कर दी गई थी। उसको रिज्यूम करने के लिए यूरोपियन यूनियन अग्री कर रहा है इंडिया के साथ। प्राइम मिनिस्टर और 27 लीडर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। एक्चुअली वो 27 लीडर्स पोर्टुगल में एक साथ इकट्ठा हुए थे, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये वर्चुअल मीट अटेंड की थी। और इसमें डिस्कस किया गया इसके अलावा, यानी ये जो BTIA है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसके अलावा यहाँ पे कोविड रिकवरी प्लान्स के बारे में डिस्कस किया गया, वैक्सीनेशन कॉपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया, कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशंस किए गए, और डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किए गए। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा 150 मिलियन डॉलर दिए गए जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उस पर। और एक्चुअली ये जो वैक्सीन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाने के फेवर में इंडिया है। एक्चुअली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रस्ताव दिया था अक्टूबर 2 में ही। उस टाइम पे यूएस इसके ख़िलाफ़ था, अभी यूएस इसके फेवर में है, फ्रांस भी इसके फेवर में है, लेकिन जर्मनी इसके फेवर में नहीं है। ये चीज़ें पुराने आर्टिकल्स में आ चुकी हैं, इस आर्टिकल में नहीं दी गई हैं। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन देर लियेन। और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये दो अलग अलग लोग हैं। चार्ल्स माइकल जो हैं वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जो है वो उर्सुला वॉन देर लेयेन है। और ये इन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरफ से कई स्टेटमेंट्स आई। एक्चुअली एक स्टेटमेंट उस टाइम कहा गया कि जो यूरोपियन यूनियन की जितने भी वैक्सीन प्रोडक्शन है उसमें से 50% टोटल ऑफ द प्रोडक्शन बाकी देशों को एक्सपोर्ट की कर दी गई हैं।
और 400 मिलियन वैक्सीन डोजेस जो कि 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन था, यानी कि वहाँ पे 800 मिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोड्यूस की गई, 400 मिलियन बाहर भेज दी गई। और इसमें आगे वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के साथ में प्रपोज़ल दिया था WTO में, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये यहाँ वहाँ पे मेंशन किया जब यूरोपियन यूनियन हेजिटेट कर रहा था सपोर्ट करने के लिए वेवर को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहाँ पे एक पॉइंट की यूएस को पॉइंट किया और कहा, मतलब यूएस की सपोर्ट को पॉइंट किया कि यूएस भी सपोर्ट में है, और उससे उन्होंने उन्हें कोशिश की कि इससे यूरोपियन यूनियन का फ़ैसला बदले, या फिर फ़ैसला बदले नहीं, अभी फ़ैसला आया नहीं है, बदले बाद में। आगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और इसमें कहा गया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कई चीज़ों पर एग्रीमेंट किया है। बैलेंस्ड, एम्बिशियस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट विच वुड रिस्पॉन्ड टू करेंट चैलेंजेस। एक्चुअली ये एक क्या कह सकते हैं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा किए जाते हैं इशू। और पॉइंट तो ये था कि जो बीटा है, यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, और वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। उस पर कोई भी डिस्कशंस नहीं हुआ, हालांकि जो बीटा है उस पर डिस्कशन शुरू कर दी गई हैं। और यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में कहा था कि जो वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर है उस पर डिस्कशंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन तैयार था। जैसे ही इस बारे में तैयार हुआ तो जर्मनी ने उस पर अपोज़ कर दिया, और जर्मनी काफ़ी पावरफुल देश है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, पॉइंट तो वो नहीं है, ये वही टॉक्स के बारे में बात हो रही है जो बीटा टॉक्स हैं, ये बीटा टॉक्स के बारे में बात हो रही है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आगे देखते हैं। बाकी सब इसमें इम्पोर्टेंट है कि ऑफिशियल ये सब क्या कहते हैं, वहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्क्रैप ऑल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ BITs इन 2015, यानी कि ये मोदी गवर्नमेंट ने कई सारी ऑल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, यानी कि एक्चुअली मोर देन वन या मोर देन टू कह सकते हैं, कई सारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ चल रही थी जो 2015 में बंद कर दी गई। और यूरोपियन यूनियन ने इन्वेस्टमेंट इंडिया में बंद कर दिया उसी टाइम से। और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के बारे में मेंशन किया गया है। डिजिटल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कई चीज़ों के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एक एग्रीमेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में प्रपोज़ की गई थी 2013 में ही, और अभी तक इसके बारे में अभी कोई भी साइन नहीं किया गया, कह सकते हैं, या फिर लागू नहीं किया गया है। तो इस आर्टिकल में यही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है क्राउड फंडिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू बिकम डिफ़िकल्ट। इस पर देखते हैं क्या है। एक्चुअली इसमें हाल ही में क्या, कल ही गवर्नमेंट ने कैश पेमेंट्स की लिमिट को 2 लाख से हटा दिया। मतलब जो लिमिट थी कि 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता है, उसे हटा दिया गया है। और वो कैश पेमेंट ओवर 2 लाख और कोविड पेशेंट्स ट्रीटमेंट इज़ नाउ अलाउड। तो इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और जो पेई है उसके भी डेटा मेंशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल को रिकॉर्ड्स मेंशन करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें है। एक्चुअली इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले, यानी कि ये अलाउ कर दिया गया, यानी कि पहले अलाउ नहीं था। तो पहले क्यों अलाउ नहीं था? सेक्शन 269 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, एक्चुअली ये डिमोनेटाइजेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कहता है कि 2 लाख, एज़ पर दिस एक्ट, जो अगर कोई 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश पेमेंट करता है तो उस पर 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा के पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा, यानी नेफ्ट, RTGS या UPI या फिर जो कुछ भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सेक्शन 269 कहता है। ST का मतलब क्लियर नहीं है, मे बी ये सब सेक्शन होगा। तो अब
इसलिए ये हटाया गया है। और कई लोगों का कहना है कि इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो यही है कि जो लोग कैश पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जिनको जल्दी थी, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं वो पैसा लेने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो इसमें एक आसानी हो जाएगी, लोगों की ट्रीटमेंट कराने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जब कोई अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हॉस्पिटल्स को रिकॉर्ड्स रखनी पड़ेंगी, और पेमेंट के टाइम पे पैन और आधार दोनों ज़रूरी है। तो कई लोग हैं जिनके पास पैन और आधार कार्ड नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास है, पैसा है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं, तो टैक्स नहीं देना पड़े इसकी वजह से वो ऑनलाइन पेमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑफ़लाइन पेमेंट्स यूज़ करने के बावजूद भी उन्हें दिखाना पड़ेगा, अपना डेटा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उन्हें वो डर हो जाएगा कि हाँ, मुझे भी टैक्स देना पड़ सकता है, या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि डर हो जाएगा, या वो विलिंग टू हेल्प, ये लोग जो हैं, जो मदद करना चाहते हैं, वो भी अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें टैक्स का डर हो जाएगा, या फिर उनके पास पैसा कहाँ से आया, इस वजह से वो मदद नहीं करेंगे। और एक्चुअली यहाँ इस जो ये इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें पर्सनल लोन भी प्रोहिबिट किया गया है कि अगर 2 लाख से ज़्यादा का कोई लोन है तो उसमें कैश में लोन नहीं। एक्चुअली कोरोना वायरस है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत लोगों के पास क्या, बहुत ज़्यादा ही लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो लोग के कोविड हो गया है, आईसीयू में है, उन्हें लोन की ज़रूरत है। बैंक लोन अगर नहीं दे रहा है तो इंडिविजुअल्स पर्सनल लोन्स ले रहे हैं, ताकि मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 2 लाख रुपए हैं, अगर कोई जाके हॉस्पिटल में भर दे रहा है तो वो डायरेक्टली ये नहीं भर कह सकता है कि हाँ, मैंने लोन दिया, क्योंकि लोन प्रोहिबिट है इस सेक्शन, ये जो 269 है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का, इसमें प्रोहिबिट किया गया है कि लोन नहीं दिया सकता है। आप ऐसे एज अ एड दे सकते हैं, तो एज अ एड क्यों देगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। और इस साइड में वही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि हॉस्पिटल्स को क्या कहते हैं, डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, पेई कौन है, जो पेशेंट कौन है, रिलेशनशिप क्या है। और इस आर्टिकल में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इम्पोर्टेंट। हाँ, एक और चीज़ इस आर्टिकल में है कि ये सिर्फ 31 मई तक ही लागू रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, या कह सकते हैं हटा दी जाएगी, या जो भी हो। मतलब 31 में इसका डेडलाइन है, यानी 1 महीने के लिए, 1 महीने भी नहीं बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। अगला आर्टिकल है नाशीद के बारे में। एक्चुअली ये मोहम्मद नाशीद हैं, जो आपने हाल ही में सुना होगा, इन पे एक आईडी ब्लास्ट का हमला हुआ था, इसमें जो बच गए थे, और अब ये मतलब मेडिसिन, मतलब ये सेफ़ हैं, या ये होश में आ चुके हैं। और ये एक्चुअली फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं मालदीव्स के, और ये एक प्रो डेमोक्रेसी है, मतलब ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। यहाँ पे उसका नहीं, ये अक्सा है। अक्सा मॉस्क, सॉरी, अल अक्सा मॉस्क जो है वो इस्लाम का 3rd होलीस्ट साइट है। वहाँ पे एक्चुअली सिर्फ एक मॉस्क नहीं है, वहाँ पे जूस टेम्पल भी हैं, और वहाँ पे एक्चुअली ये पैलेस्तीन को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। पैलेस्तीन, वहाँ से पैलेस्तीनियंस जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं, जो उनकी वजह से, पैलेस्तीनियन लोगों की वजह से वहाँ पे सब राइट्स अक्सर होते रहते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया, और वॉर ऑफ क्राइम कहा है यूएन ने। और एक्चुअली जो फोर्स्ड एविक्शंस है, इजरायली गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को फोर्सफुली वापस भेज रही है सीरिया, और कई लोगों को वहाँ पे कैसे डिटेंशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, जस्ट लाइक चाइना उइघुर मुस्लिम्स के लिए बना दिया है, वैसे ही जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए वो डिटेंशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। इसके खिलाफ है यूएनएचसीआर का मतलब आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये यूएनएचसीआर इंडिया में कब आया, 1981 में। फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है, महमूद अब्बास। तो ये क्या हो रहा है कि कई यहाँ पे लोग हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, जिनकी वजह से इज़राइल उनको ज़बरदस्ती कह सकते हैं वापस भेज रहा है। हाँ।
सीरिया भेज रहा है। और वहाँ की एक एक्ट भी, घेटोज एक्ट करके कोई एक्ट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो पास किया गया था हाल ही में नहीं, 2-3 साल हो गए। वो कहता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही एरिया में 50% से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। उसको बाद में बढ़ा के 30% कर दिया गया था, यानी कि अगर एक एरिया में 100 लोग रहते हैं और एक ही कम्युनिटी के रहते हैं तो उसे वो डिस्प्लेस कर देगी गवर्नमेंट वहाँ से। तो ये इसके खिलाफ भी बहुत आलोचनाएं हुई। और ये जो जेरूसलेम में ये जो राइट हुए हैं जिसके खिलाफ काफ़ी, उनको वो तो भी इसमें इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है हाँ, ये चाइना की एक वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है। वैक्सीन का नाम है सिनोफार्म। ये पहली चाइनीज़ वैक्सीन है जिसे WHO ने अप्रूव कर दिया है। इस वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए ही अलाउ किया गया है, यानी अप्रूव किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने फाइज़र शॉट को, यानी कि फाइज़र की मेडिसिन को अप्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है इम्पोर्टेंट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इतनी ही न्यूज़ थी जो हर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट थी। और देखते हैं आगे क्या है। दैट्स इट। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर। हर रोज़ की तरह हर रोज़ मैं वीडियोस बनाता हूँ, हर रोज़ हिंदू न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसी तरह की वीडियोस आप हर रोज़ चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच for watching my videos. Again, thank you so much. Goodbye.